प्राप्ति ने कहा, अलका दीदी खुद को कितना अकेला महसूस करती हैं ये मैं जानती हूँ। उनकी आंखों का सूनापन रोज महसूस करती हूँ मैं। तीनों ने अलका की तरफ देखा तो उसकी आंखों में अब नमी आ चुकी थी। वो आगे बोली, और मैं जानती हूँ वही सूनापन आप लोगों की जिंदगी में भी है। तो क्यों ना साथ मिलकर उस सूनेपन को एक दूसरे के सहारे से भरा जाए। नफरत की गलियों को छोड़कर प्यार की दहलीज पर कदम रखे जाएं। एक बार सोचकर तो देखिए। मेरी बात अगर गलत लगे तो कहना। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ दिए मीर के पापा के सामने। और अब अलका को बहुत डर लग रहा था कि इतना कुछ सुनने के बाद अब वो क्या रिएक्ट करेंगे। वो डरी सहमी बस जमीन की तरफ देखे जा रही थी कि तभी मेहर के पापा उठकर प्राप्ति की ओर बढ़ने लगे। ये देखते ही अलका की आंखें बड़ी हो गईं और दिल की धड़कन डर के मारे बढ़ गई। और कुसांग भी एकदम से खड़ा हो गया। मीर के पापा प्राप्ति के ठीक सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने प्राप्ति के सर पर प्यार से हाथ फेरा। सबकी आंखें हैरानी के मारे फट गईं। वो आंखों में आंसू लिए हुए बोले, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटा। आज तुमने मेरी आंखों पर पड़ा हुआ वो पर्दा हटा दिया है जिसकी वजह से मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता था। मैं हमेशा से इस बच्ची अलका की तरफ देखते हुए कोई अपना गुनहगार मानता था। मुझे लगता था कि इसी की वजह से आज हमारा मीर इस दुनिया में नहीं है। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि शायद भगवान ने हमें मीर को छीनने से पहले इससे इसीलिए मिलवाया होगा ताकि हमें पहले से एक सहारा देना चाहते थे वो। अपनी नफरत के चलते ये सब सोचने की क्षमता ही खो चुका था मैं। लेकिन आज तुम्हारी बातों से जाने कैसे दिमाग के सारे नट बोल्ट खुल गए हैं मेरे। मैं तो यहाँ अपनी बच्ची से अलका के सर पर हाथ रखते हुए उसके सर की छत छीनने आया था। लेकिन अब खुद इसके सर पर ममता की छत और आशीर्वाद का हाथ रखकर जा रहा हूँ। दिल से सारी नफरत रवाना कर दी है अब मैंने। उनकी बातों पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने आगे बढ़कर कुसांग के हाथ से वो फाइल ली और उसमें से पेपर्स निकाले और उनको सबकी आंखों के सामने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और बोले, अब हम ये घर नहीं छीनेंगे तुमसे बेटा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इस घर को तो हम मीर की याद के रूप में संभाल कर रखेंगे ही। लेकिन तुम यहाँ अकेले रहने की बजाय हमारे पास आकर रहो ना। तुम्हारी माँ बहुत खुश होगी। हम तीनों साथ में रहेंगे सब भूल कर। अलका की भी आंखें भर आई थीं उनकी आज की बातें सुनकर, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से कभी उससे बात करेंगे। उनसे ऐसे व्यवहार की कल्पना तक नहीं की थी। वो उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, आपका शुक्रिया पापा जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ रह सकूं। लेकिन माफ़ी चाहती हूँ आपसे। मैं ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती। यहीं रहकर मैं के साथ को फील करना चाहती हूँ। इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। वो हाथ जोड़ते हुए बोले, शायद अभी तक तुमने मुझे माफ़ नहीं किया है बेटा, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं जाना चाहती। मैं समझ सकता हूँ। हमने आज तक तुम्हें जिस तरह से ट्रीट किया उसके बाद तो यही। उनके आगे बोलने से पहले अलका ने उनके हाथों को थाम लिया और बोली, प्लीज पापा जी, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और मैं आपको माफ़ करने वाली कौन होती हूँ? भला बच्चे भी कभी माँ बाप को माफ़ करने की औकात रखते हैं? बल्कि वो तो माँ बाप से माफ़ी मांग सकते हैं अपनी गलतियों की। और माफ़ करने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है। आपकी बेटी हूँ ना, इसलिए आपके हाथ सिर्फ मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। और मैं वादा करती हूँ महीने में एक दो दिन आपके पास आकर रहा करूँगी। बस ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती पापा जी, प्लीज़। मेरी विनती है आपसे। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अपना वादा याद रखना अब। और हाँ, अब से तुम्हारा सारा खर्च मेरा जिम्मा, और इसके लिए मना करने का सोचना भी मत। अलका कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। मीर के पापा प्राप्ति के पास गए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बहुत खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके घर में साक्षात देवी माँ ने जन्म लिया है। भगवान हर माँ बाप को तुम्हारी जैसी बेटी दे, जो घर को और उसके रिश्तों को एक मुट्ठी में बांध कर रखे। उनकी बात सुनकर प्राप्ति को अपने मम्मी पापा की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। लेकिन वो फिर भी मुस्कुराती रही। कुशांग, जो कि कब से जब से प्राप्ति बोल रही थी बस उसे देखे जा रहा था, और अब उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। इतने में मीर के पापा फिर बोले, और उससे भी ज़्यादा नसीब वाला होगा वो परिवार जिसमें तुम बहू बनकर जाओगी।
और सबसे ज़्यादा पुण्य तो शायद उसने किए होंगे जिसके नाम की मेहंदी तुम्हारे हाथों में लगेगी। जो बात सुनकर प्राप्ति को ना चाहते हुए भी अपना वो अतीत याद आ गया जिसे वो हर दिन भुलाने की कोशिश करती है लेकिन भुला नहीं पाती। अलका समझ चुकी थी अगर इस बारे में कोई और बात हुई तो प्राप्ति खुद को संभाल नहीं पाएगी। इसलिए वो बात बदलते हुए बोली, छोड़िए ना ये सब बातें पापा जी, आप चलिए चलकर बैठिए, मैं बस खाना बनाने जा रही हूँ, तो अब आप लोग खाना खाकर ही जाइएगा। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिए और कुसांग के साथ बैठ गए। प्राप्ति भी खुद का ध्यान भटकाने के लिए अलका के साथ किचन में हेल्प करने चली गई। कुसांग हंसते हुए मीर के पापा से बोला, आज तो कमाल हो गया अंकल। मीर के पापा उसकी तरफ प्रश्नात्मक भाव से देखने लगे तो वो बोला, मतलब आज आपका डिसीजन चेंज हो गया, वो भी चंद मिनटों में? ये सच में एक मिरेकल है। किसी का ना मानने वाले चोपड़ा अंकल आज इतनी जल्दी मान गए, वो भी किसी और के कहने पर। मानना पड़ेगा, आज जो हुआ है वो सच में सोच से बाहर की बात है। उसकी बात पर वो हंसने लगे और बोले, सच कह रही हो बेटा, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या करने आया था और क्या करके जा रहा हूँ। लेकिन गलत तो मैं ही था जो भगवान के इशारे को समझने में बेवकूफ़ी कर रहा था। उन्होंने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया लेकिन एक बेटी दे दी जिसे मैं अपनी नफरत की अंधी आंखों से पहचान नहीं पाया। लेकिन शुक्रगुजार हूँ मैं इस बच्ची का जिसने आज मेरी आंखों से वो पर्दा हटा दिया। सच में कुछ तो बात है इस बच्ची में। इतनी साफ दिल की और साफ नियत वाली बच्ची है ना कि अगर मेरा एक और बेटा होता ना तो मैं इसे पक्का अपने घर की बहू बनाता। उनकी बात सुनकर कुसांग को खांसी आ गई तो उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें? क्यों शौक लग रहा है? कहीं तुम कुछ ख्वाब वाब तो नहीं देखने लग गए ना? क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? उनकी बात पर कुसांग को बस खांसी आ गई तो उन्होंने उसे रिलैक्स किया और बोले, अब तो पक्का यकीन हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। कुसांग तो बेचारा कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा। तभी अलका आ गई और बोली, पापा खाना तैयार है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। कुसांग जल्दी से उठा और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया। अलका उसे देखते हुए बोली, लगता है इन्हें काफी भूख लगी है। मीर के पापा हंसते हुए बोले, वो तो अब लगनी ही थी। अलका हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी तो वो जाते हुए बोले, चलो चलो मुझे भी बहुत भूख लगी है। अलका भी किचन में गई और प्राप्ति के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने लगी। प्राप्ति खाना लगाने के बाद बोली, दीदी अब मैं चलती हूँ। जहान अकेला है घर पर तो वो ज़्यादा देर रहेगा तो डर जाएगा और अभी उसका होमवर्क भी करवाना है मुझे, इसलिए आप खाना खाओ, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो अलका के कुछ कहने से पहले ही चली गई तो अलका खुद से बोली, हमेशा घोड़े पर सवार रहती है, खाना लेकर भी नहीं गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। कहते हुए वो भी जाकर उन लोगों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कुसांग का ध्यान खाने से ज़्यादा किचन की तरफ था क्योंकि प्राप्ति किचन जाने के बाद सीधे घर चली गई थी, जो बात उन लोगों को पता नहीं थी। वो बार बार किचन की तरफ देख रहा था तो मीर के पापा बोले, बरखुरदार पहले खाना खा लीजिए, घर का मुआयना बाद में कर लीजिएगा। उनकी बात पर कुसांग झेप गया। फिर वो अलका से बोले, बेटा वो बच्ची कहाँ गई? घर चली गई क्या? अलका बोली, जी पापा वो चली गई, टाइम बहुत ही हो गया था इसलिए। वैसे मेरे घर के पास वाले फ्लैट में ही रहती है। उन लोगों को जान के बारे में भी पता नहीं था कि वो प्राप्ति का बेटा है। वो बोले, हाँ घर वाले परेशान होते होंगे ना, इसलिए चली गई। बहुत प्यारी बच्ची है जी। इतना कहकर अलका चुप हो गई। उसने आगे कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। वही प्राप्ति घर चली गई है यह सुनकर कुसांग को कोई खास खुशी नहीं हुई। वो बेमन से खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मीर के पापा ने अलका को आशीर्वाद दिया और प्यार से बाय बोलकर कुसांग के साथ वहां से चले गए। रास्ते पर कुसांग प्राप्ति के बारे में ही सोच रहा था और मीर के पापा उसे छेड़ने का काम कर रहे थे। उधर शाम को अभिमान के साथ निलय भी उसके घर पहुंचा और उसके मॉम डैड से मिला और सब लोग साथ में डिनर करने लगे। नीला उनके साथ बातें कर रहा था। तीनों हंसी मजाक कर रहे थे आपस में, लेकिन अभिमान जैसे वहां होकर भी नहीं था, अपनी ही सोच में गुम था। प्रज्ञा जी ने उससे आखिर पूछ ही लिया, क्या हो गया अभी बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अभिमान खाना खाते हुए बोला, कुछ नहीं मॉम, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा लग तो नहीं रहा है। प्लीज मॉम, मैं ठीक हूँ, आप खाना खाइए, बेवजह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रही तुमसे कुछ भी।
नहीं तो तू खाना छोड़कर ही चला जाएगा। उन्होंने उसे रिलैक्स कराते हुए कहा और सब फिर से खाना खाने लगे। नीले को आज रात अभिमान और उसके मॉम डैड ने वहीं पर रख लिया था जबरदस्ती, क्योंकि वो कल और आगे भी कुछ दिन उसके साथ ही ऑफिस जाने वाला था। रात को सब अपने अपने रूम में चले गए और अभिमान और निलय अभिमान के रूम में चले गए सोने के लिए। अभिमान लैपटॉप पर टिक टिक किए जा रहा था, साइड में सोफे पर बैठकर। जिससे निलय को नींद नहीं आ रही थी, वो बैठते हुए बोला, यार अभिमान, अगर सोने ही नहीं देना था तो रोका क्यों मुझे? अभिमान बोला, सो जाना, कब रोका है मैंने तुझे? रोका नहीं, लेकिन सोने भी नहीं दे रहा ना। पूरे दिन ऑफिस में काम करके थकता नहीं क्या तू, जो रात को भी चैन नहीं आता तुझे? जरूरी काम है यार नीला, इसलिए कर रहा हूँ। चल तू सो जा, मैं स्टडी में जाकर कर लूंगा काम। नीला उठते हुए बोला, नहीं, तुझे अगर अभी भी काम ही करना है तो फिर मैं चलता हूँ। क्या फायदा यहाँ रुकने का? अभिमान को पता था कि वो अब गुस्सा हो चुका है, इसलिए वो लैपटॉप बंद करते हुए बोला, अच्छा अच्छा ठीक है मेरे बाप, ले कर दिया बंद काम अपना, चल सोते हैं, कहते हुए वो उठा और नीला के साथ जाकर लेट गया। नीला सुबह से ही उसे परेशान देख रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं। लेकिन अब हार कर उसने पूछ ही लिया, सुबह से परेशान दिख रहा है, क्या बात है? अभिमान ने उसे टालने के लिए कितनी बार कहा कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीला बचपन का दोस्त था उसका, अच्छी तरह से समझता था उसे, इसलिए उसकी बात पर उसे यकीन नहीं हुआ और वो उसे सच बताने के लिए कहने लगा, जिसे इरिटेट होकर आखिर अभिमान को उसे सच बताना ही पड़ा। लेकिन उसके सच में उसने सिर्फ ये बताया कि उसकी कंपनी की नई फैशन डिजाइनर भी जॉब छोड़कर चली गई है। बाकी का सच तो बताया ही नहीं उसने कि किस वजह से छोड़कर गई है। और नीला के कारण पूछने पर उसने बताया कि उसकी सैलरी इश्यूज थे। तो नीला बोला, तो बढ़ा देना सैलरी, क्या प्रॉब्लम है? अगर वो अच्छी डिजाइनर है तो फिर क्यों खुद का नुकसान कर रहा है तू? देख, तेरे पास टाइम कम है, कंपटीशन में टाइम बहुत कम बचा है, और ऐसे में अगर तेरे यहाँ जॉब छोड़ने पर उसे कहीं और जॉब मिल गई तो क्या करेगा तू? फिर से बस डिजाइनर ही ढूंढता रहेगा और कंपटीशन का टाइम निकल जाएगा। अभिमान उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और उसे याद आया कि प्राप्ति पहले भी जॉब करती थी और उसने कहा था कि यहाँ से छोड़ने के बाद वो वापस वहीं जाएगी। उसे लगा कि अब वो सबसे पहले वहीं जाएगी, क्योंकि इतना तो जान चुका था वो कि प्राप्ति बहुत ही खुददार है, उसके पास खुद से तो आने से रही। इसलिए वो जल्दी से उठा और बालकनी में जाकर उसने प्राप्ति के पुराने बॉस को फोन किया, जो कि इस वक्त सो रहा था बेचारा। अभिमान के 2-3 बार फोन करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया। उसकी बीवी ने परेशान होकर उसे उठाया और फोन दिया। उसने बिना देखे फोन उठा लिया और सोते ही आवाज में बोला, हेलो। तो उधर से अभिमान की कड़क आवाज आई, सो रहे थे क्या? दूसरी ओर से वो बिना आवाज पहचाने खुन्नस में बोला, नहीं नहीं, सो नहीं रहा था, डांस कर रहा था, आ जाओ तुम भी कर लो। फिर गुस्से से, अरे रात के 1:45 इंसान सोता ही है ना, और तुम कौन हो जो इतनी रात गए उल्लू की तरह जाग रहे हो और दूसरों को भी जगा रहे हो? तभी अभिमान अपने माथे पर 2 उंगलियां फिराते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो अब मुझे आपको अपना परिचय भी देना पड़ेगा, मिस्टर जगमोहन लाल। जरा दिमाग पर जोर डालकर तो देखिए, हो सकता है आपको याद आ जाए कि इतनी रात गए आपको फोन करने की हिम्मत कौन कर सकता है। जगमोहन लाल को सोचते हुए बोले, मुझे इतनी रात गए फोन करने की हिम्मत तो इस शहर में एक ही इंसान कर सकता है, जिनका नाम अभिमान खंडेलवाल है। उनके अलावा और कोई ये हिम्मत नहीं। इतना बोलते बोलते वो रुक गए और फिर होश आ गया जैसे, आंखें बड़ी करते हुए अकलाते हुए बोले, सर, सर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने नींद में जाने क्या क्या बोल डाला आपको। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर, प्लीज़ इसे मेरी पहली और आखिरी भूल समझकर माफ़ कर दीजिए। अभिमान बोला, ठीक है, ज़्यादा मेलोड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे सीधे मेरी बात अपने कान, नाक, आँख और स्पेशली दिमाग की एक एक नस को अच्छे से खोलकर सुनो। वो हड़बड़ाते हुए बोले, जी जी बिल्कुल सर, आप हुक्म कीजिए बस। जो लड़की पहले आपके यहाँ काम करती थी, उसके बारे में एक ज़रूरी बात करनी है। वो कंफ्यूज होते हुए, माफ़ कीजिए सर, लेकिन आप कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? पहले मतलब कितना पहले, क्योंकि मेरे यहाँ तो कितनी लड़कियाँ स्टाफ में आई थी और गई भी। अभिमान अपनी आंखें गुस्से से बंद करते हुए, प्राप्ति, प्राप्ति की बात कर रहा हूँ मैं। आज पहली बार अभिमान ने सिर्फ प्राप्ति कहा था, नहीं तो वो मिस प्राप्ति ही कहता था हमेशा। लेकिन जाने क्यों प्राप्ति का नाम लेते ही अभिमान को कुछ फील हुआ,
जैसे कुछ बहुत अजीब। ऐसा लगा जैसे हार्ट बीट की रफ्तार एकदम बढ़ गई और एक बेचैनी सी होने लगी, जैसे सांस फूलने लग गई हो। उसने झट से अपने सीने की बाईं ओर हाथ रख लिया तो महसूस किया कि सच में उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तभी जगमोहन लाल बोल पड़ा, जी जी समझ गया मैं, आप प्राप्ति की बात कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती लड़की है सर। पता नहीं क्यों नौकरी छोड़ दी उसने। मना भी किया था कि मत छोड़ो, लेकिन मानी नहीं। उसके आगे बोलने से पहले ही अभिमान बोला, अब मेरी बात सुनोगे? जी जी बोलिए ना सर। अगर वो दोबारा तुम्हारे पास नौकरी के लिए आए तो उसे साफ साफ मना कर देना। वो हैरानी से बोला, क्या? लेकिन क्यों सर? जितना मैंने बोला है उतना ही सुनो और उतना ही करना है। क्या, क्यों, कैसे, ये सब पूछकर अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, समझे? जी सर समझ गया। मैं नहीं दूंगा उन्हें अब नौकरी। हाँ, गुड फॉर यू। क्योंकि अगर तुमने उसे नौकरी दी तो तुम्हारा ये छोटा सा जो बिजनेस है ना, ये नहीं रहेगा। और ना तुम किसी और को नौकरी देने के काबिल रहोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे किसी कीमत पर तुम उसे नौकरी नहीं दोगे। जी मैं समझ गया सर, समझ गया मैं। चलो ठीक है, रखता हूँ। गुड नाइट, अब सो जाओ अच्छे से। कहते हुए अम्मा ने कॉल कट कर दिया और जगमोहन लाल फोन को देखते हुए बोले, नींद उड़ाकर अब गुड नाइट कह रहे हैं। ये बड़े लोग सच में अजीब ही होते हैं। कहते हुए उसने भी फोन साइड में रख दिया। वहीं अम्मान आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लो मैंने तुम्हारा दूसरा और आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। अब क्या करोगी तुम? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है तुम्हारे पास, और वो रास्ता अब मुझ तक ही आता है। फिर जब उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या बोला, तो वो फिर बोला, मेरा मतलब मेरे ऑफिस तक आता है। तो अब तुम कुछ भी कर लो, वापस तो तुम्हें आना ही होगा, मिस अकड़वास। कहते हुए वो टेढ़ा मुस्कुराने लगा। फिर अंदर आया तो देखा कि निलय सो चुका है। उसे देखकर वो मुस्कुराया और खुद भी जाकर लेट गया। अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्राप्ति जगमोहन लाल के यहाँ दोबारा से अपनी नौकरी के लिए गई, लेकिन अभिमान के कहे अनुसार उसने उसे यह कहकर स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अभी वैकेंसी खाली नहीं है, जिससे हताश होकर वो वापस घर लौट आई। अलका गुस्से से उसे बोली, मैं ना तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। हद है, मतलब खुद को क्या शक्तिमान समझती हो जो किसी को कुछ बताना जरूरी नहीं समझती? वैसे तो बड़ी बहन कहती हो, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती अपनी। कम से कम जॉब छोड़ दी बताना तो चाहिए था ना। क्या बताती दीदी आपको? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वो खड़ूस इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिमाग खराब करके रख दिया कुछ ही दिनों में। हर बात से उसे प्रॉब्लम होती है, इरिटेट होता है। उसका बस चले तो लोगों को सांस लेने पर भी पाबंदी लगा दे। कोई अपना काम कर रहा है तो करने दो ना उसे। लेकिन नहीं, उन्हें कहाँ चैन आता है बिना आनाकानी के। हूँ, खड़ूस इंसान। कहते उसने मुंह बना लिया और अलका को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, तू क्यों उसके बिहेवियर से इतनी परेशान हो रही है? तुझे कौन सा उसके साथ जिंदगी बितानी है? प्राप्ति मुंह बनाते हुए बोली, मैं और पूरी जिंदगी, और वो भी उस इंसान के साथ? इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। अलका फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों, इतना बुरा है क्या वो? इतना बड़ तो कुछ भी नहीं दीदी, उसकी तारीफ के लिए तो। वो तो अव्वल दर्जे का घमंडी इंसान है। छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में बात ही नहीं करनी। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर अब आगे क्या करना है, सोचा है कुछ? वही सोच रही हूँ दीदी कि क्या करूँ आगे। अब नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी ना। जहान की फीस की डेट भी पास आ रही है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए वो परेशान हो गई तो अलका उसे हौसला देते हुए बोली, चिंता मत करो तुम, कुछ सोचते हैं। एक रास्ता बंद होता है तो 10 और खोलते हैं भगवान हमारे लिए। प्राप्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अलका बोली, एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कहीं तो तुम्हारी स्किल के अकॉर्डिंग वैकेंसी मिल ही जाएगी। प्राप्ति ने उसकी बात मानी और दोनों न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी वैकेंसी को ढूंढकर वहां कॉल करने लग गईं। एक दो जगह पर उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट ले ली। प्राप्ति बोली, आई होप दीदी इनमें से किसी जगह पर मुझे जॉब मिल जाए। चिंता मत कर, जरूर मिलेगी। हाँ कहते हुए वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उधर अरमान अपने केबिन में बैठा वही सब याद कर रहा था जो एक दिन पहले हुआ था। उसे प्राप्ति की कई बातें याद आ रही थीं और अपना बिहेवियर भी। उसने अपने ड्रेस डिपार्टमेंट से कह दिया था कि काम जोर शोर से होना चाहिए। जो डिजाइन प्राप्ति ने इन दिनों तैयार किए थे उन्हीं पर काम चल रहा था। प्राप्ति ने ड्रेस मटेरियल वगैरह भी बता दिया था। वो रेडी करती
उससे पहले उसकी झड़प हो गई अभिमान से, इसलिए अब किसी और को उसने काम पर लगाया था। लेकिन सच तो ये था कि वो भी चाहता था कि प्राप्ति खुद वो डिजाइन तैयार करे, तभी उन डिजाइन के साथ जस्टिस होगा। लेकिन अपनी ईगो के चलते वो प्राप्ति को वापस बुला नहीं रहा था। तभी उसने सुमित को फोन करके प्राप्ति पर नजर रखने को बोला, ताकि उसे और कहीं भी जॉब ना मिले और वो वापस उसके पास आ जाए। सुमित ने उसकी बात मानकर प्राप्ति को फॉलो करना शुरू कर दिया। दोपहर को प्राप्ति जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ी नौकरी की तलाश में। सुमित ने तुरंत ये बात अभिमान को बताई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। दो जगहों पर उसे कोई उम्मीद नहीं दिखी, क्योंकि वैकेंसी फुल हो चुकी थी। वो तीसरी जगह पर जा ही रही थी कि उसके आगे से एक गाड़ी गुजरी और फिर वही वापस आकर उसके आगे रुक गई। प्राप्ति हैरानी से देखने लगी। तभी उसमें से कुछ निकला। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप यहाँ? प्राप्ति को सोचने लगी तो वो बोला, पहचाना नहीं आपने मुझे? अभी कल ही तो मिले थे। प्राप्ति को सोचते हुए, ओह हाँ जी आप, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था एक्चुअली। इट्स ओके। वैसे आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। तो प्राप्ति बोली, वो मैं एक्चुअली जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। ओके ओके, वैसे जाना कहाँ है आपको? आप कहें तो मैं छोड़ दूँ आपको, इफ़ यू डोंट माइंड। प्राप्ति मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप क्यों तकलीफ करते हैं? अरे इसमें तकलीफ नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी होगी, पर अगर आपको कोई एतराज है तो। प्राप्ति तुरंत बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो फिर चलिए ना। प्राप्ति मुस्कुराते हुए उसकी गाड़ी में बैठ गई और कुशांग ने उसे वहां पर पहुंचा दिया जहां उसे इंटरव्यू देना था। फिर उसे बाय बोलकर वो चला गया। प्राप्ति वहां गई, लेकिन वहां से भी उसे निराश होकर ही निकलना पड़ा, क्योंकि वहां भी अभिमान ने फोन करके उसे जॉब देने से मना करवा दिया था। प्राप्ति पूरी तरह से हताश हो चुकी थी। 3-4 जगह से उसे मना कर दिया गया था। वो घर वापस जाने के लिए ऑटो में बैठी तो उसका फोन बजने लगा। देखा तो कॉल अभिमान का था, तो उसने काट दिया। फिर बजा, फिर काट दिया। 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर हार कर उसने फोन उठा लिया और गुस्से से बोली, क्या है आपको? अभिमान अपने केबिन की चेयर पर सिर टिकाते हुए मुस्कुराते हुए बोला, इतना गुस्सा किस बात का है मिस अकड़वाश? मेरे फोन करने का या फिर नौकरी ना मिलने का? प्राप्ति गुस्से से, आपको इससे मतलब है, तभी तो बोल रहा हूँ। शायद आप भूल रही हैं कि आपने अभी तक रेजिग्नेशन पेपर साइन नहीं किए हैं। तो अभी तक आप मेरी एम्प्लॉय हैं और मैं आपका बॉस। तो बॉस होने के हक से मैं आपको ऑर्डर देता हूँ कि आज शाम तक आप मुझे आकर रिपोर्ट करें। हो सकता है आपको आपकी नौकरी वापस मिल जाए। प्राप्ति बोली, कितनी गलतफहमी पाल रखी है आपने। भूले मत कि आपने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि मैंने खुद ये नौकरी छोड़ी है। और रही बात रेजिग्नेशन की, तो मैं आकर साइन कर दूंगी और मुझे नौकरी मिले या ना मिले, वो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। समझे आप? अभिमान हंसते हुए बोला, पता नहीं क्या खाकर बड़ी हुई हैं आप। अकड़ कम नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने से बॉस आपको बुला रहा है और आप भाव खा रही हैं। जिसे आप भाव खाना कहते हैं ना, उसे मेरी नज़र में सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं सर। सर सब पर उसने जोर दिया। वेल, आपकी मर्जी, लेकिन आपको ऑफिस तो आना ही पड़ेगा। आ जाऊंगी सर, आप चिंता मत कीजिए। दोनों तरफ से फोन कर चुका था। अभिमान फोन रखते हुए मुस्कुराकर बोला, नौकरी तो तुम्हें यहीं करनी है, फिर चाहे आज वापिस आओ या कल या परसों, क्या फर्क पड़ता है? प्राप्ति वापिस आई और अलका को सब बताया। वो भी सुनकर परेशान हो गई, लेकिन उसे हिम्मत देती रही। शाम हो चुकी थी। अभिमान अभी भी प्राप्ति का इंतजार कर रहा था, ताकि वो आए और वो किसी बहाने से उसे वापस ज्वाइन करवा सके। शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन प्राप्ति नहीं आई। उसने फिर से उसे कॉल लगा दी। प्राप्ति ने फ्रस्ट्रेट होकर फोन उठाया तो अभिमान जल्दी से बोल पड़ा, जानती है ना आप, लेट लतीफ़ी पसंद नहीं मुझे। आपकी पसंद और नापसंद का ठेका नहीं ले रखा है मैंने। हाँ, लेकिन एक एम्प्लॉय होने के नाते अभी मेरी तरफ आपकी जवाबदेही तो बनती है ना। मुझे पता है, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाम हो चुकी है और आपको मुझे शाम तक रिपोर्ट करना था। प्राप्ति खींचते हुए बोली, देखिए सर, मैंने कहा ना, मैं आकर साइन कर दूंगी रेजिग्नेशन पेपर्स पर मुझे बार बार परेशान मत कीजिए प्लीज। अभिमान कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अलका प्राप्ति के पास आकर बोली, प्राप्ति तेरे लिए कोई पार्सल आया है। प्राप्ति हैरानी से, मेरे लिए पार्सल? हाँ, नाम तो तेरा ही लिखा है,
तो भेजने वाले का नाम भी तो होगा ना, देखिए जरा। अलका ने देखा और बोली, हाँ है तो इधर, यहाँ पर तो किसी आभास का नाम लिखा है। आभास का नाम सुनते ही प्राप्ति की आंखें बड़ी हो गईं और उसने फोन बिना काटे ही टेबल पर रख दिया और पार्सल लेकर देखने लगी। उसकी हैरानी देखकर अलका बोली, क्या हो गया, तुम ये नाम सुनकर इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? तुम जानती हो क्या जिसने ये भेजा है? प्राप्ति नजर चुराते बोली, नहीं दीदी, मैं नहीं जानती, तभी तो देखने लगी हूँ। अलका उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए, तुम्हारी नजरें पड़ सकती हूँ मैं, जो इस वक्त मुझसे चुराने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अपनी आंखों के आंसू छुपा सकती हो, तो तुम्हें गलत लगता है। चलो जल्दी से बताओ कि आखिर कौन है ये जिसने ये भेजा है। जरूर तुम्हारा कोई करीबी होगा, है ना? उधर अरमान ने भी फोन काटा नहीं था, इसलिए ये सब कुछ उसे सुनाई दे रहा था। प्राप्ति उस पार्सल को खोलते हुए ही सोफे पर बैठ गई और बोली, ठीक है बताती हूँ, पहले जरा देखूं इसमें है क्या। तब तक पार्सल खुल चुका था और उसमें एक कार्ड निकला। प्राप्ति की आंखें छोटी हो गई थीं उसे देखकर। उस कार्ड को देखकर शायद उसे कुछ याद आ गया था, इसलिए साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। फिर उसने हिम्मत करके वो कार्ड खोला और उसमें जो लिखा हुआ था वो काफी पुराना लग रहा था। उसने उस पर हाथ फिराया, उसका अगला पेज खोला, जिस पर जो भी लिखा था वो ताजा था। प्राप्ति से पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए अलका ने उसके हाथ से काट लिया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जानता हूँ पहले तो यह कार्ड देखकर तुम बहुत गुस्सा हुई होगी, इसे फाड़ने का भी मन किया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि अच्छे से जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे दिल को। किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती तुम, चाह कर भी। अच्छा बताओ, कुछ याद आया इस कार्ड को देखकर? ये वही कार्ड है ना जो मैंने तुम्हारे वैलेंटाइन डे पर दिया था, और फिर वही कार्ड तुमने मुझे वापस किया था, लेकिन दोबारा से उसे डेकोरेट करके अपने हाथों से, स्पेशली मेरे लिए। यह बात सुनते ही प्राप्ति की आंखों के आंसू झरझर करके बहने लगे। वही अम्मान, जो कि अभी भी फोन को कान पर लगाए हुए था, यह बात सुनते ही उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और आंखें भी हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव से भर गई थी। आगे लिखा था, तुम सोच रही होगी कि लेटर भेजने का क्या मतलब है। मैं सामने से भी तो तुमसे बात कर सकता हूँ ना, लेकिन क्या करूँ मैं, सामने से बात तो दूर, तुम मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती, इसलिए तरीका सही लगा मुझे। मैं जानता हूँ बहुत कुछ बदल चुका है इतने सालों में, तुम बहुत नफरत करती हो मुझसे, अब ये भी जानता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ एक बार तुम मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दोगी? सिर्फ एक बार जो मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं सुनोगी? क्या इतनी ज़्यादा नफरत हो गई है तुम्हें मुझसे? मैं जानता हूँ कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता हमारे बीच, और इसकी वजह भी मैं ही हूँ, यह भी पता है मुझे। आज अपनी नादानियों की वजह से तुमसे इतना दूर हो गया हूँ कि जहाँ पहले हर बात मैं खुलकर तुमसे कह देता था, आज मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। काश वो गलती नहीं की होती मैंने, तो आज कितने खुश होते हम साथ में। एक छोटी सी दुनिया होती हमारी, लेकिन मेरी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन यकीन मानो, उस गलती का पछतावा आज तक है मुझे, इसलिए यहाँ से दूर चला गया था मैं, मुंह छुपाकर, क्योंकि तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। लेकिन सच तो यह है कि मैं दूर जाकर भी तुमसे दूर नहीं हो पाया। हर पल दिल में यही ख्याल आता कि काश, काश मैं वो गलती नहीं करता, काश तुम्हारा दिल नहीं दुखाया होता मैंने, तो आज तुम्हारे साथ होता मैं। प्लीज प्राप्ति, एक बार सोच कर देखो इस बारे में। तुमसे सिर्फ माफी मांगना चाहता हूँ, इतना एहसान तो कर सकती हो ना मुझ पर, प्लीज। आभास। पढ़ते पढ़ते अलका की आंखें छलक उठी थी और प्राप्ति तो मानो अपने होश में ही नहीं थी। आवाज का एक एक शब्द उसके कानों में शीशे की तरह पिघल रहा था। दूसरी ओर अभिमान अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी अलका ने कार्ड बंद किया और प्राप्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, संभालो अपने आप को प्राप्ति, तुम्हें अब कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कुछ तो समझ चुकी हूँ, और ये भी कि अगर तुम कुछ बताने जाओगी तो खुद को संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारा अतीत तुम्हें और कमजोर कर देगा, इसलिए तुमने आज तक कभी बताया नहीं अपने बारे में। अगर आधा सच इतना तकलीफ दे है तो पूरा तो और भी ज़्यादा पेनफुल होगा, इसलिए रहने दो। तभी प्राप्ति अपने आंसू साफ करते हुए बोली, नहीं दीदी, आज तो कह लेने दीजिए मुझे। आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत आई है मुझ में अपने अंदर का गुबार बाहर निकालने की। आज तक खुद को रोके हुए थी कि अपने सबर के बांध को टूटने ना दूं, लेकिन अब और नहीं संभाल सकती इस तकलीफ को अपने अंदर।
नहीं समेट कर रख सकती मैं अपने अंदर वो जहर जो आज तक मुझे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। आज उसे बाहर आने दीजिए। ये सब सुनते हुए अभिमान को भी प्राप्ति की तकलीफ का अंदाजा हो चुका था और उसकी आंखों में भी नमी ठहर गई थी। प्राप्ति ने बोलना शुरू किया। आज से करीब 5 साल पहले मैंने सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, काल्पनिक नाम, में एडमिशन लिया था। वो वहाँ पहले से पढ़ता था। उसके बारे में मुझे जितना पता चला था उसके मुताबिक वो एक प्ले बॉय था जो कॉलेज की हर दूसरी लड़की से फ्लर्ट करता रहता था। उनसे टाइम पास करना उसकी आदत थी, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं था इन सब से। मैं बस कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए जाती थी। सब सही चल रहा था, फिर पता नहीं अचानक इसके दिमाग में क्या आया कि रोज़ किसी न किसी बहाने से मेरे पास आ जाता, मुझसे बातें करने की कोशिश करता। मुझे लगा था कि आदत है तो बदल नहीं सकती, इसलिए मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे दूसरी लड़कियों जैसी ना समझे। तो वो बोला कि मैं उसे गलत समझ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ मुझसे दोस्ती करना चाहता है। पहले तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन फिर उसका रोज़ आगे पीछे घूमना, पढ़ाई के लिए मुझसे सजेशन मांगना, ये सब देखकर मेरा मन पसीज गया और मैंने सोचा कि चलो दोस्ती करने में क्या दिक्कत है। तो मैंने उसकी दोस्ती एक्सेप्ट कर ली। फिर मैं उसके साथ भी वैसे ही रहती जैसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ रहती थी। हमारी दोस्ती हर दिन गहरी होती जा रही थी और वो शायद सच में बदलने लगा था। वो अब कॉलेज की किसी भी लड़की से फ्लर्ट नहीं करता था, पढ़ाई भी सीरियस होकर करता था और उसके ग्रेड्स भी बढ़ने लगे थे। मुझे खुशी थी कि मेरी दोस्ती से उसमें पॉजिटिविटी बढ़ने लगी थी। मुझे भी अब उसकी आदत होने लगी थी। हमेशा साथ रहते हम, क्लास में, कैंटीन में और लाइब्रेरी में भी। सब बहुत अच्छा जा रहा था। फिर वैलेंटाइन डे पर उसने अचानक से मुझे सबके सामने आकर घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर दिया। मैं हैरान हो गई उसके इस जेस्चर से। उसने पूरे कॉलेज के सामने स्टेज पर हाथ में गुलाब लेकर मुझे प्रपोज किया और बोला, समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूं। सच में इतना नर्वस कभी नहीं हुआ मैं आज तक। लड़कियों से फ्लर्ट करते समय कभी मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन आज समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। लेकिन अब बोलना तो पड़ेगा ना। तो सुनो, हमेशा प्ले बॉय बनकर घूमने वाला लड़का आज तुमसे ये कहना चाहता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। हमेशा टाइम पास करने वाला और प्यार को वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ इमोशन समझने वाला खुद इसमें कैसे पड़ गया। तुमने बदल कर रख दिया मुझे प्राप्ति। मानो या ना मानो, तुमने आभास पटेल को बदल दिया और ये सिर्फ तुम ही कर सकती थी। हाँ प्राप्ति, जिस आभास से तुम शुरू से मिली थी वो तो जैसे अब रहा ही नहीं। ये कोई और ही आभास है जो सिर्फ प्राप्ति का है, जिसके दिल पर सिर्फ तुम राज करती हो। मुझे नहीं पता कब, कैसे, क्यों, लेकिन मुझे प्यार हो गया है तुमसे। कभी वो सब फील नहीं किया जो तुम्हारे साथ होने पर करता हूँ। तुमसे दोस्ती तो तुमसे सबक सिखाने के लिए ही की थी, लेकिन खुद ही प्यार का सबक सीख लिया। तुम पहले दोस्त, फिर दोस्त से आदत और आदत से मोहब्बत कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारे साथ वक्त का एहसास ही नहीं होता। कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ भी ये सब होगा। खैर, अब हो गया तो क्या करें। लेकिन अब ये दिल एक ही चीज़ चाहता है और वो है तुम्हारा साथ, वो भी आने वाली पूरी ज़िंदगी के लिए। मुझे तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बोलो ना प्राप्ति, क्या तुम थामोगी मेरा हाथ और दोगी मेरा साथ पूरी ज़िंदगी के लिए? क्या बनोगी मेरी हमसफ़र? जैसे तुमने मुझे बदल दिया, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में आकर क्या उसे भी अपने प्यार के रंग में रंग दोगी? क्या मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगी? बताओ ना प्राप्ति। मैं बहुत बेताब हूँ तुम्हारा जवाब जानने के लिए। प्राप्ति को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे उसे। वो बोली, देखो आवाज़, मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है? मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को झूठ नहीं कह रही, लेकिन मेरे लिए अभी ये सब एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए अभी मैं कोई जवाब नहीं दे सकती। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। आवास ने गहरी नज़र से उसे देखा और उठकर खड़ा हुआ। आवास मुस्कुराया और उसने प्राप्ति का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता और ना यह चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कोई भी रिश्ता मजबूरी में बनाओ या उसे निभाओ। इसलिए तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो। मैं तुम्हारी हाँ का इंतज़ार करूँगा, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा जैसा आज है।
कहते हुए वो उठा और गुलाब उसके हाथ में देते हुए बोला, चलो तब तक ये रोज़ तो रख ही सकती हो ना। प्राप्ति ने मुस्कुराते रोज़ ले लिया तो आभास बोला, पूरा कॉलेज गवाह है मेरे प्यार का, तो भूलना मत कि कोई बेसब्री से तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा है। फिर उसका हाथ चूम लिया और पूरा कॉलेज हूटिंग करने लगा। वक्त बीतता गया और आभास मुझे हर रोज़ एहसास करवाता रहता कि वो मुझसे प्यार करता है, मेरी हर छोटी से लेकर बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती, सबसे पहले वही होता था मेरे पास, मेरे साथ। अब मुझे भी लगने लगा था कि उसकी फीलिंग्स जेन्युइन है और शायद मैं भी उसकी तरफ झुकने लगा था और मुझे लगा कि मुझे भी उससे प्यार होने लगा है। तो एक दिन आखिर में मैंने उसे हाँ बोल ही दिया और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद वो बहुत खुश हुआ और उसने पूरे कॉलेज में बता दी ये बात। मैं भी बहुत खुश थी। उसने कहा कि वो कॉलेज ख़त्म होते ही मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए उसने अपने घर पर बात भी कर ली है। उसके घर वाले मान भी गए, लेकिन मेरे पापा से जब मैंने बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि आभास के पापा मेरे पापा के दोस्त थे। जो बात हमें बाद में पता चली, वो आभास के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। फिर आभास अपने मम डैड को लेकर आया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो मुझसे प्यार करता है और सच में मुझसे शादी करना चाहता है। पापा को बहुत मुश्किलों से सबने मिलकर मनाया तो वो माने, लेकिन उनके मन में एक डाउट हमेशा ही रहता था। खैर कैसे तैसे सब माने और हमारी सगाई कर दी गई और शादी की डेट फाइनल एग्जाम के बाद फाइनल की गई। हम दोनों बहुत खुश थे। आवास ने पूरे कॉलेज को बता दिया था कि हमारी सगाई हो गई है और शादी भी फिक्स हो गई है। हम दोनों तो अब एक दूसरे से एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे। आवास तो किसी को मेरे आसपास भी भटकने नहीं देता था। बस यूं ही करते करते फाइनल एग्जाम में 2 महीने बचे थे और पूरा कॉलेज फेयरवेल से पहले पिकनिक पर गया हमारा। वहाँ बहुत मस्ती की, खूब इंजॉय किया सबने और इससे आगे वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि आंसू गालों से होते हुए गले तक आ पहुँचे थे और अलका ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो उससे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। अलका उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। प्राप्ति वैसे ही रोते हुए बोली, और उस ट्रिप पर मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई दीदी, वो गलती जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से मैं अपने माँ बाप से भी दूर हो गई, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया, जिसकी वजह से मैं कभी उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं बची। अलका उसे चुप करवाते हुए बोली, शांत हो जाओ प्राप्ति, खुद को संभालो। प्राप्ति बोली, हम दोनों डेट पर गए, वहीं पर अपने रूम में आभास ने मेरे लिए पूरा रूम डेकोरेट किया और पूरा इंतजाम किया था। मैं बहुत खुश थी और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे हम। फिर जब मैं वापस जाने लगी तो आवास ने मुझे रोक लिया, ये कहकर कि अभी उसका मन नहीं भरा तो अभी हम नहीं जाएंगे। मैंने भी उसकी बात मान ली और वहीं रुक गई। थोड़ी देर फिर हम डांस करने लगे और डांस करते करते आवास मेरे करीब आने लगा, बहुत करीब। उधर ये सुनते ही अभिमान के हाथ में जो पानी का गिलास था उसकी पकड़ उस पर कसने लगी। मैं उससे दूर होने लगी तो वो फिर से मेरे पास आ गया। तो मैंने कहा, आभास प्लीज। आभास उसके और पास आते हुए, क्या हुआ प्राप्ति, कम ऑन, वी आर गोना मैरी सून, सो इतना तो चलता है ना। नहीं आवाज़, शादी होने ही वाली है ना, तो फिर क्या जल्दी है, शादी तक वेट कर लो ना, मैं तुम्हारी ही हूँ। हाँ तो फिर मेरी हो तो क्या दिक्कत है, वो उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला और उसके बालों की लट से खेलने लगा। फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। एग्ज़ाम्स के बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, तो फिर जो मेरा है वो मेरा ही तो है, आज भी और कल भी। तो तुम मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकती। प्राप्ति ने उसे अलग होना चाहा, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। प्राप्ति भी ना चाहते हुए भी उसके सामने पिघलने लगी थी। वो उससे छूटने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन शायद अब वो भी नहीं चाहती थी छूटना, और आभास ने उसे गले लगा लिया और प्राप्ति ने भी खुद को उसकी बाहों में छोड़ दिया, उस पर भरोसा कर लिया। रात उसकी वहीं रुक गई। सुबह करीब 6 बजे वो जल्दी से उठकर अपने रूम में गई। वो बहुत खुश थी कि उसने खुद को अपने प्यार को सौंप दिया, जिस बात पर उसे पछतावा भी नहीं था। खैर ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। अब सब पढ़ाई में जुटे हुए थे। आखिर फाइनल एग्जाम थे तो सबको अपना बेस्ट देना था। प्राप्ति और आभास भी पढ़ाई में लीन हो चुके थे और उन्हें तो एग्जाम के बाद दोगुनी खुशी मिलने वाली थी। प्राप्ति अपने आंसू साफ करते हुए बोली, एक ही महीना बचा था अब एग्जाम में और हमारी शादी में, कि अचानक से आभास का बिहेवियर एकदम से बदलने लगा। वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा।
मुझे एकदम से इग्नोर करने लगा। जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, वो अब मेरे आसपास भी भटकना भूल गया था। मुझे लगा शायद एग्ज़ाम का टेंशन है, इसलिए मैं खुद उसके पास जाती, उसका ख्याल रखने की कोशिश करती, तो वो मुझे टाल देता, बहाने बनाता मुझसे भागने के लिए। घर वालों ने तारीख निकलवा ली, शादी की। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन आवाज़ को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। जो इंसान मुझसे शादी करने के लिए इतना डेस्परेट था, उसे अब कोई खुशी नहीं हुई शादी के फिक्स होने से। खैर, मैंने वो भी इग्नोर किया और शादी की तैयारियों में लग गई सबके साथ। एग्ज़ाम भी ओवर हो गए, 1 हफ्ते बाद शादी थी। सब ठीक ही था, अब भी कि अचानक 1 हफ्ते पहले ही शादी की तैयारियों के बीच ही आवाज़ गायब हो गया। सबने उसे ढूँढने की कोशिश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। मैं तो जैसे ब्लैंक हो गई थी। दिमाग सुन्न हो गया था कि अचानक से क्या हो गया है। उसके एक दोस्त ने मेरी हालत देखकर आखिर सच बता ही दिया कि आवाज़ एक लड़की के साथ भाग गया है, जिससे वो प्यार करता था। यह सुनकर तो मुझे अपने कानों से ही नफरत होने लगी थी। खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पापा ने कहा कि मैंने कहा था ना, वो लड़का भरोसे लायक नहीं, लेकिन नहीं मानी किसी ने मेरी बात। अब सबके सामने हमें जलील करके चला गया ना वो। मम्मी ने उन्हें समझाया कि अच्छा है कि शादी से पहले ही सच सामने आ गया। अगर शादी के बाद ऐसा हो कुछ होता तो क्या करते हम? पापा ने भी उनकी बात मानी और मुझे समझाने लगे, लेकिन मुझ पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि आवाज़ मेरे साथ धोखा कर सकता है। मुझे लगता था कि वो किसी मुसीबत में है। तभी एक दिन मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और तब तो मेरे लिए आवाज़ को ढूँढना और ज़रूरी हो गया था। मैंने अपनी प्रेगनेंसी की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आवाज़ को ढूँढती रही छुप-छुप कर। पापा को पता चल गया था तो उन्होंने मुझे वार्निंग भी दी, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं उसके दोस्त के पास गई तो उसने बताया कि वो यहाँ मुंबई आया है। फिर क्या, मैं निकलने ही लगी थी घर से कि पापा ने मुझे वार्निंग दी कि अगर उस इंसान के लिए घर की दहलीज पार करोगी, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी के लिए बंद हो जाएँगे, और उनसे मेरे सारे रिश्ते भी ख़त्म। मैं इतनी अकल की अंधी कि उनकी वार्निंग को नज़रअंदाज करके चली आई, उनसे अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके। अपने माँ-बाप का दिल दुखाकर मैं यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ आकर भी कुछ हाथ नहीं लगा मेरे, सिवाय निराशा के। तभी मुझे शिल्पी मिली, जिसने यहाँ इतने बड़े शहर में सर्वाइव करने में मेरी मदद की, और मैं यहीं रह गई। कितनी देर तक मैंने आवाज़ को ढूँढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर हार कर कोशिश करना बंद कर दिया। वापस जा नहीं सकती थी तो यहीं रह गई, और कभी सोचा कि अबॉर्शन करवा लूँ, फिर सोचा कि इसमें इस छोटी-सी जान का क्या दोष है, जो किसी और की गलती की सज़ा इसे क्यों दूँ? इसलिए नहीं करवाया अबॉर्शन, और जहान को जन्म दिया और इसी शहर की होकर रह गई। फिर आप मिल गई और मुझे एक छोटा-सा परिवार मिल गया। लेकिन आज जब मैं खुश हूँ, तो क्यों वापस आया है वो? प्राप्ति रोते हुए बोली, अब मुझे अकेलेपन की आदत है, फिर क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा वो? उसका रोना अलका से देखा नहीं जा रहा था, तो उसने उसे कसकर गले लगा लिया। उधर अम्मान के हाथ में जो पानी का गिलास था, वो अब चकनाचूर हो चुका था, और उसके टुकड़े अम्मान के हाथों में थे, और टप टप करके खून जमीन पर गिर रहा था। प्राप्ति का दुख सुनते सुनते कब उसकी भी आंखों में नीर ने आंसुओं के रूप में जगह बना ली थी, इस बात का उसे भी आभास नहीं हुआ। प्राप्ति का रोना थम नहीं रहा था। शायद इतने सालों से मन में भरा हुआ वो गुबार आज ही बाहर निकला था, जिसे वो अपने हंसते हुए चेहरे के पीछे छुपा कर रखती थी। अलका लगातार उसे सांत्वना दे रही थी, और एक माँ की तरह उसे अपने सीने से लगाए हुए थी। प्राप्ति रोते हुए बोली, दीदी पता है मैं मम्मी पापा को कितना मिस करती हूँ। कभी कभी मन करता है कि माँ की गोद में सर रखकर सोऊं और अपनी सारी टेंशन भूल जाऊं। कभी मन करता है कि पापा के सीने से लगकर अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दूं, और उन दोनों के साथ पहले की तरह खुश रहूं, सब पहले जैसा कर सकूं। लेकिन मेरी एक गलती ने मुझसे ये सारे हक छीन लिए। खुद माँ बनी हूँ तो पता चलता है कि औलाद के लिए माँ बाप का दिल कैसे हर पल परेशान रहता है। दीदी बताओ ना, मैं क्या करूँ? और मजबूत नहीं रह सकती, अब मैं टूट चुकी हूँ अंदर तक मैं। अलका ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, नहीं प्राप्ति, ऐसा नहीं बोलते। भगवान ने तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोचा होगा, जो ये दर्द ये तकलीफ तुम्हारे हिस्से में आई है। लेकिन हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, जानती हो ना? तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियों का सूरज बहुत जल्द उदय होगा, देखना तुम। और अब चलो, उसके आंसू पोंछते हुए, खाना खा लो चलकर, दोपहर से कुछ नहीं खाया तुमने। जहान अभी टीवी देख रहा है, फिर वो तुमसे होमवर्क की जिद करेगा, इसलिए पहले कुछ खा लो। प्राप्ति मना करते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है दीदी, सच में। ऐसे कैसे भूख नहीं है?
सुबह फिर से जॉब ढूंढने जाना है ना, नए जज्बे के साथ। तो खाओगी नहीं तो खुद को कैसे मजबूत बनाओगी नई चुनौतियों के लिए? चलो चुपचाप खाना खाओ। कहते उसने प्राप्ति का हाथ पकड़ उसे उठाया, और प्राप्ति भी जिद नहीं कर पाई और चलकर खाना खाने लगी। उधर अभिमान ने फोन तो काट दिया था, लेकिन अभी भी उसके कान में वही सब गूंज रहा था जो थोड़ी देर पहले उसने सुना था प्राप्ति के मुंह से। जाने क्यों उसका मन हो रहा था कि अभी जाए और प्राप्ति को जाकर देखे अपनी आंखों से कि वो ठीक है या नहीं। दिल मचलने लगा था उसका हाल जानने के लिए, लेकिन वो ये कर नहीं सकता था। वो अभी भी वैसे ही बैठा अपनी सोच में गुम था। उसकी चोट का भी एहसास नहीं था उसे कि तभी नीला उसके केबिन में आया और उसने देखा कि उसका हाथ पूरी तरह खून से लथपथ है, लेकिन अभिमान कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो भागकर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर परेशान होते हुए बोला, क्या हो गया है अभिमान? तू ऐसे चुपचाप सा क्यों बैठा है? और ये तेरे हाथ में चोट कैसे लगी? बता तो। देख कितना खून बह रहा है। अभिमान ने शून्य भाव से उसकी ओर देखा और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। निलय गुस्से से, दिख रहा है कि क्या हुआ है और क्या नहीं। फिर उठकर ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसके पास आकर उसके पास बैठ गया और कॉटन पर डिटॉल लगाकर उसका जख्म साफ करने लगा और साथ ही गुस्से से बोला, पता नहीं क्या करते रहता है तू। हमेशा खुद को चोट पहुंचा लेता है किसी न किसी तरीके से। खुद का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता तू। तभी अभिमान वैसे ही बिना किसी भाव के बोला, निलय, ये अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? निलय हैरानी से उसे देखने लगा और उसकी पट्टी बांधते हुए बोला, क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? अभिमान फिर से वैसे ही बोला, वो बहुत तकलीफ में है, बहुत कुछ सहा है उसने आज तक, लेकिन अब और नहीं। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी लाइफ में अब कोई दुख नहीं आना चाहिए। उसे अब खुश रहना होगा हमेशा। निलय को उसकी कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। वो अपना सिर खुजाते हुए बोला, क्या बोल रहा है तू? किसकी बात कर रहा है? किसने सहा है बहुत कुछ? अरमान खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, कुछ नहीं, तू अभी जा यहाँ से। थोड़ी देर अकेला छोड़ दे मुझे प्लीज। नीला उसकी बात मानते हुए बोला, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन नॉर्मल होकर सब बताना मुझे, और अपनी चोट का ख्याल रखना। और मैं पियोन को भेजता हूँ ये साफ करने के लिए। ठीक है, कहते हुए उसने अईमान के कंधे पर हाथ रखा और केबिन के बाहर चला गया। अईमान अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था और प्राप्ति की कई कई बातों को याद कर रहा था। वो चाह कर भी उसकी बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। उसकी कई एक एक बात और उस बात के पीछे का दर्द उसे भी महसूस हो रहा था। केबिन में कब पियोन आया और सफाई करके चला भी गया, उसे पता ही नहीं चला। कोई होश ही नहीं था उसे आसपास का। ऐसे ही शाम हुई और शाम से रात, और अभिमान और निलय घर के लिए निकल गए। रास्ते पर निलय इंतजार करता रहा कि अभिमान कुछ बोले, लेकिन अभिमान कुछ नहीं बोला। तो निलय को भी अभी चुप रहना ही बेहतर लगा, क्योंकि उसे पता था कि अभिमान उससे कभी कुछ नहीं छुपाता, और अगर कुछ छुपा रहा है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी, और आज नहीं तो कल वो खुद उसे बता ही देगा। निलय को घर छोड़कर अभिमान अपने घर गया और सीधे रूम की ओर चल पड़ा, और प्रज्ञा जी के खाना पूछने पर मना करने की बजाय उसने टालने के लिए कह दिया कि रूम में भेज दीजिए, क्योंकि अगर मना करेगा तो 100 सवाल पूछेंगे वो लोग। इसलिए उसने टाल दिया। तो प्रज्ञा जी को लगा कि काम की थकावट है, तो वो मान गई और नौकर को खाना गर्म करने को बोलने चली गई, और अभिमान अपने रूम में। उधर प्राप्ति को अलका ने खाना खिलाकर टाइम से सुला दिया था, क्योंकि जागते हुए वो उन्हीं बातों को याद करके रोने लगती और खुद को तकलीफ पहुंचाती। जहान ने अलका से पूछा, मौसी, मम्मा को क्या हुआ है? आज इतनी जल्दी कैसे सो गई? मुझे खाना भी नहीं खिलाया अपने हाथों से। उसकी मासूम बातें सुनकर अलका उसके गाल चूमते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा, नाराज नहीं होते मम्मा से। मम्मा की तबीयत खराब थी ना, इसलिए मैंने उनको दवाई खिलाकर सुला दिया है। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। देखना, फिर खेलना मम्मा के साथ, और उनके हाथ से खाना भी खा लेना। तब तक मौसी के हाथ से खा ले। हाँ, जहान ये सुनकर परेशान हो गया कि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है, तो वो मासूमियत से बोला, ठीक है मौसी, आज आप ही खिला दो और मम्मा को रेस्ट करने दो। मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। लेकिन मौसी, मम्मा ठीक हो जाएंगी ना सुबह तक? अलका उसके गाल प्यार से खींचते हुए बोली, हाँ बच्चा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी मम्मा, टेंशन मत लो। अब खाना खाओ चलकर। फिर दोनों ने खाना खाया और वो भी सो गए। उधर अरमान ने अपने रूम में जाकर अपनी टाई उतार कर बेड पर फेंकी और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, और साथ ही उसे कुछ याद आया तो उसने अपना फ़ोन उठाया और सुमित को कॉल लगा दी।
सुमित जो कि खाना खा रहा था, अभी उसने देखा कि अभिमान का कॉल है, तो झट से अपने गले का निवाला बिना अच्छे से चबाए ही निगल लिया और फ़ोन उठाया और बोला, यस सर। अभिमान बोला, खाना अच्छे से चबाकर खाना चाहिए, नहीं तो गले में फंस जाता है। सुमित हैरानी से, जी सर। अभिमान, वैसे ही सब कुछ समझ कर ना समझने की एक्टिंग मत किया करो। सुमित मुंह बनाते हुए, जी सर समझ गया। बताइए क्या हुआ सर? इस समय फ़ोन किया आपने, सब ठीक है ना? अभिमान बालकनी में आते हुए बोला, हाँ अब ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जी सर। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अभी इसी वक्त फ़ोन करो और उसे कहो कि वो मिस प्राप्ति से कहे कि कल सुबह आकर ऑफिस में अपना काम संभाले और जो भी हुआ उसे भूल जाए। सुमित हैरानी से, वो तो मैं कर दूंगा सर, लेकिन हुआ क्या है आखिर? क्या मिस प्राप्ति ने नौकरी छोड़ दी है? अभिमान बालकनी की ग्रिल से टिकते हुए, जितना कहा है उतना करो बस। जी, जी सर, मैं अभी कर देता हूँ। सुमित घबराते हुए बोला तो अभिमान ने फ़ोन काट दिया और वैसे ही खड़ा हुआ चांद को देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे पता है कि तुम इस धमकी से डरने वाली नहीं हो और साफ मना कर दोगी, पर फिर मुझे खुद ही आना पड़ेगा तुम्हें लेने। लेकिन फिर भी सोचा एक बार ट्राई कर लूँ। बाकी कल अगर तुम खुद नहीं आई तो फिर आई एम सॉरी इन एडवांस, क्योंकि फिर तुम्हें मेरे तरीके से आना पड़ेगा, क्योंकि आना तो तुम्हें है ही, होने वाली मिसिस खंडेलवाल। और इतना कहकर वो अपने चोट लगे हाथ को देखकर मुस्कुरा दिया और फिर जाने क्यों उस हाथ को अपने होंठ से लगा लिया। अगली सुबह प्राप्ति उठी तो उसकी आंखें थोड़ी सी सूजी हुई थीं, रात को रोने की वजह से। आज संडे था तो जहान की भी छुट्टी थी। प्राप्ति हाल में बैठकर न्यूज़पेपर में से वैकेंसी ढूंढ रही थी। तभी अलका चाय लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, सुबह सुबह ही लगी हुई हो, पहले चाय नाश्ता तो कर लो। प्राप्ति न्यूज़पेपर में ही देखते हुए बोली, दीदी टाइम नहीं है ना, जितना लेट करूँगी उतना ही और लेट होगा, इसलिए आज कोशिश रहेगी कि जॉब मिल जाए, बस कैसे भी करके। अलका ने उसके हाथ से न्यूज़पेपर लेकर साइड में रखा और बोली, सब हो जाएगा, लेकिन खुद को भूखा रखने से कुछ नहीं होगा। आजकल ना चैन से सो रही हो ना खा रही हो, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। चलो पहले चाय पी लो, फिर मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। प्राप्ति कुछ बोलने को हुई कि अलका ने उसके हाथ में चाय का कप पकड़ा दिया और प्राप्ति भी चुपचाप चाय पीने लगी। जहान भागते हुए आया और प्राप्ति के गले लग गया और बोला, मम्मा आप ठीक हो ना अभी? प्राप्ति उसके गाल पर किस करते हुए बोली, हाँ जानू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहान उसी तरह उसकी गोद में चढ़कर बैठ गया और बोला, मम्मा आज आपको भी छुट्टी है, तो आज मैं आप और मौसी घूमने चलें? वो कुछ बोलने को हुई कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा कि कॉल शिल्पी का है, तो उसने उठाया और हालचाल पूछा, कितने दिनों बाद बात हुई है उससे? शिल्पी ने प्राप्ति से जॉब छोड़ने का रीज़न पूछा तो प्राप्ति ने कहा कि उसे अपमान का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है, हर बात में रोक टोक करना उसे अच्छा नहीं लगता। शिल्पी ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो वापस से जॉब कंटिन्यू कर ले, क्योंकि इतनी जल्दी जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है और अभिमान को छोड़कर बाकी सब माहौल ठीक ही है ना वहाँ का। तो प्राप्ति ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो बिना जॉब के कुछ दिन भले ही रह ले, लेकिन अब वो अभिमान के पास नहीं जाएगी बिल्कुल भी। शिल्पी ने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही और शिल्पी उसे मनाने में नाकामयाब रही। उसने हार कर सुमित को कॉल किया और सब बताया और उसी के साथ सुमित ने अपने सर पर हाथ रख लिया और बोला, हो गया बंटा डार, अब लगेगी मेरी बाट। मिस प्राप्ति का तो पता नहीं, लेकिन अगर वो नहीं आई तो मेरी नौकरी तो पक्का खतरे में आ जाएगी। शिल्पी बोली, क्यों, उन्होंने तुमसे ऐसा कहा क्या? सुमित अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, उन्हें कहने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है, उनकी हर बात के पीछे ही दूसरी बात मैं खुद समझ जाता हूँ। कहा नहीं उन्होंने, लेकिन जो काम नहीं हुआ उसके लिए मैं ही जिम्मेदार होऊंगा ना उनके लिए। शिल्पी हंसते हुए, तुम कितना डरते हो अपने बॉस से सुमित? सुमित बोला, डर कह लो या इज्जत, जो भी है, सर की हर बात मेरे लिए भगवान का आदेश है, क्योंकि वो ऊपर से कितने ही कठोर क्यों ना हो, अंदर से एकदम मोम की तरह है। बस कोई उन्हें समझने वाला नहीं है। आज अगर वो नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। जितना उन्होंने मेरे लिए किया है ना, उतना कोई किसी सगे के लिए भी नहीं करता। शिल्पी हैरानी से बोली, क्या मतलब? सुमित बोला, बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। फिलहाल तो अब मैं क्या करूं ये बताओ। सर को मैं कैसे बताऊं कि उनका काम नहीं हुआ? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है उनके पास जाने की। एक बार और ट्राई करके देखो ना प्लीज, शायद मान जाए तुम्हारी फ्रेंड। शिल्पी बोली, अब एक बार ट्राई कर लूं या 10 बार,
कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार प्राप्ति ने मना कर दिया तो उसका डिसीजन कोई नहीं बदल सकता। बहुत जिद्दी है वो, अच्छे से जानती हूँ उसे मैं। चलो बाद में कॉल करती हूँ, माँ बुला रही हैं। कहते उसने फ़ोन काट दिया और सुमित ने मुंह बना लिया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ झलक रही थी, लेकिन वो हिम्मत करके उठा और अभिमान के ऑफिस की ओर बढ़ गया। उधर प्राप्ति ने फ़ोन काटा तो अलका ने पूछा, क्या हुआ, किसका फ़ोन था? इतने गुस्से में क्यों हो गई अचानक? प्राप्ति बोली, कुछ नहीं दीदी, शिल्पी का फ़ोन था। कह रही थी कि वापस से ज्वाइन कर लूँ, जॉब मिलने में टाइम लग जाएगा। पर मैंने भी कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस इंसान के वहाँ जॉब नहीं करने वाली अब। अलका बोली, वैसे एक बात कहूँ? प्राप्ति ने उसकी तरफ देखा तो वो बोली, मुझे भी यही लगता है कि तुमने बहुत जल्दीबाजी कर दी नौकरी छोड़ने में। वैसे भी ये बॉस लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें हर काम में आनाकानी करने की आदत होती है। तो तुम्हें ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ कि शिल्पी की बात मान लो और रिज्वाइन कर लो। वैसे भी एकदम पास में ही है यहाँ से। कल को कहीं और मिलेगी, वो जगह दूर होगी तो, और वहाँ का माहौल, टाइमिंग, सबके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार और सोच लो। प्राप्ति बोली, दीदी मैं आपकी बात और फिक्र दोनों समझ सकती हूँ, लेकिन आप नहीं जानती उस दानव को। एक नंबर का सड़ा हुआ करेला है, जो अपनी कड़वी करेले जैसी बातों से दूसरों का मन और मूड दोनों कड़वे कर देता है। हाँ तो वही कह रही हूँ ना कि इग्नोर करो, सिर्फ अपना काम से मतलब रखो। मतलब वो खुद नहीं रखता अपने काम से दीदी, दूसरों के काम में टांग अड़ाना और अपनी तोते जैसी नाक घुसाना शौक है उसका। तुम ना बहुत ज़्यादा सोचती हो। लेकिन एकदम सही सोचती हूँ। अलका अपना सिर हिलाते हुए, क्या कहूँ अब मैं, तुम एक नंबर की जिद्दी हो। प्राप्ति जहान को गोदी से उतारकर अलका को उठाते हुए, आप कुछ मत कहिए और जाकर आलू के पराठे बनाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, अभी भूख नहीं थी और अब भूख लग गई? प्राप्ति उसे भेजते हुए, हाँ लग गई। अब आपने इतनी बातें करवाई तो भूख तो लगनी ही थी ना। फिर जहान की तरफ देखते हुए, है ना जहान? जहान अपने पेट पर हाथ फिराते हुए बोला, हाँ मौसी, भूख तो मुझे भी लगी है, और मैं कब से आप दोनों की बोरिंग बातें सुन सुनकर बोर हो गया हूँ। और मम्मा टाइम से खाना खाएंगी, तभी तो वो टाइम से मेडिसिन खा पाएंगी। अलका ने हंसते हुए उसके गाल खींचे और फिर उसे किस करते हुए बोली, मेरे प्यारे से बच्चे, वो मेडिसिन होता है, मेडिसिन नहीं। जहान कमर पर हाथ रखकर बोला, पता है मुझे मौसी, वो तो बस मेरे सा और सा में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसा हो जाता है कभी कभी। उसकी बात पर अलका और प्राप्ति दोनों ही हंसने लगीं और प्राप्ति उसे गोद में उठाते हुए बोली, हाँ हाँ हमारे प्यारे जानू, हमें पता है कि आपके शाह और शाह में जरा गड़बड़ चलती रहती है, इसलिए हम कुछ नहीं कह रहे आपसे। और अलका मौसी यूं ही मजाक कर रही हैं। प्राप्ति उसकी नकल कर रही थी, ये देखकर जहान बोला, क्या मम्मा आप भी मौसी की तरह मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अलका उसे अपनी गोद में लेते हुए बोली, नहीं नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी सॉरी, हमें माफ़ कर दो। जहान उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मौसी मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो जाते हो। प्राप्ति उसके गाल खींचते हुए बोली, कितने बड़े नौटंकी हो आप। फिर तीनों हंसने लगे और थोड़ी देर बाद अलका ने आलू के पराठे बनाए और तीनों खाने लगे। उधर सुमित अभिमान के केबिन के बाहर जाकर सोचने लगा कि अंदर जाए या नहीं, कि तभी उसके कानों में अभिमान की आवाज़ पड़ी, आ जाओ अंदर, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। सुमित हैरान हो गया कि आखिर अभिमान को कैसे पता चला कि वो आया है, क्योंकि उसने ना तो डोर नॉक किया और ना ही कोई आवाज़ दी। खैर वो चुपचाप अंदर आ गया और हाथ बांधकर उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अभिमान लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोला, कुछ बोलोगे या यूं ही खड़े रहोगे अब? सुमित कुछ बोलने को हुआ कि अभिमान बोल पड़ा, सिवाय इस बात के कि तुम मेरा काम करने में नाकामयाब हुए, मेरा काम करने में। उसकी बात सुनकर सुमित बेचारा डर गया और सोचने लगा कि अब क्या करे, बोले कि ना कुछ। वो सोच ही रहा था कि अभिमान बोल पड़ा, सुमित वैसे क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद आकर मुझे सामने से ये कहो कि तुमने मेरा कोई दिया हुआ काम पूरा कर दिया? कितना खुश नसीब होगा वो दिन, है ना? वरना तो हमेशा मुझे तुम्हारा यह हारा हुआ चेहरा ही देखने को मिलता है। उसकी बात पर सुमित बोला, नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की कि आपका काम कर दूं, और तो और शिल्पी ने भी बहुत मेहनत की, लेकिन इस प्राप्ति को वो भी नहीं मना पाई। वो कह रही थी कि वो बहुत जिद्दी है, एक बार किसी बात पर वो अड़ गई तो वो उसे पूरा करके ही रहती है, और फिलहाल वो हमारे यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहती। आई एम सॉरी सर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन सर
मुझे मिस प्राप्ति के जॉब पर वापस आने से ज़्यादा हमारे काम की चिंता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 23 दिन बचे हैं हमारे पास और अभी काम हमारा पहले पड़ाव पर ही हुआ है। ऐसे चलता रहा तो कंपटीशन का क्या होगा? अभिमान बोला, तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। फिलहाल तुम जाकर अपना काम करो और जो भी करना होगा वो मुझे खुद ही करना होगा। उसकी बात सुनकर सुमित ने वहां से खिसक जाना ही सही समझा और चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने लैपटॉप बंद किया और खुद से बोला, पता तो था ही मुझे कि तुम यही करोगी। कोई भी मना ले नहीं आओगी, तो इसका मतलब अब मुझे खुद आना पड़ेगा तुम्हें लेने। सही है, आखिर खंडेलवाल्स की इकलौती मालकिन हो, इतने नखरे तो बनते हैं। टू गेट रेडी, आई एम कमिंग माई लव। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा और लैपटॉप बंद करके वहां से निकल पड़ा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।